आप कैसे हैं? ठीक। आप ठीक तो हम भी ठीक। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशंस। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? इन सारे प्रश्नों का उत्तर आज हम जानेंगे। पहले हमें जानेंगे तो कोई बात नहीं छोड़ो। तो हम पहले जानते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन से पहले हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकर्मक एवं उत्पादों को प्रतीकों एवं अनुसूत्रों के द्वारा संक्षिप्त रूप में दर्शाना या दिखलाना या बतलाना समीकरण कहलाता है। तो चलते हैं, पहले इसको हम डिफिनीशन लिखते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकर्मक एवं उत्पादों को रासायनिक प्रतीकों या उत्पादों को रासायनिक प्रतीकों और अनुसूत्रों के द्वारा संक्षिप्त रूप में दर्शाना रासायनिक समीकरण समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO बनाती है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। तो हम एक बात जानते हैं कि तीर के बाएं तरफ को हम अभिकर्मक कहते हैं और तीर के दाएं तरफ को उत्पाद कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण की विशेषताएं हैं। इसकी विशेषताएं हैं कि अभिकर्मक और उत्पाद के बीच में तीर का चिन्ह दिया जाता है। अभिकर्मक और उत्पाद के बीच में तीर का चिन्ह दिया जाता है, यानी निशान दिया जाता है। तो चलिए इसकी सारी विशेषताओं को हम लिखते हैं। इसकी विशेषताएं हैं इसकी विशेषताएं हैं। नंबर 1 में अभिकर्मक एवं उत्पाद के बीच में तीर का निशान दिया जाता है। अभिकर्मक और उत्पाद के बीच तीर का निशान या चिन्ह
चिन्ह दिया जाता है, जो अभिक्रिया की होने की दिशा को दर्शाती है या बतलाती है, दर्शाती है। दूसरी बात होता है कि तीर हमेशा जो होता है रासायनिक समीकरण में, तीर जो होता है हमेशा उत्पाद की तरफ ही होता है, उत्पाद की ओर होता है। चलिए इसको भी लिखा जाए। रासायनिक समीकरण में तीर हमेशा उत्पाद या प्रतिफल या प्रोडक्ट हमेशा उत्पाद की ओर होता है। अर्थात तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, उत्पाद की ओर होता है। तीसरा इसकी विशेषता है कि अभिकर्मक और उत्पाद के अवस्था को भी यह बतलाता है। अभिकर्मक एवं उत्पाद में प्रयुक्त होने वाले या नया पदार्थ बनने वाले जो पदार्थ हैं उसकी अवस्था को बतलाता है कि यह कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, कौन एक्वस है, कौन जलीय विलयन है, इसको भी दर्शाता है। यानी इस रासायनिक समीकरण अभिक्रिया में शामिल होने वाले अभिकर्मक या अभिकर्मक और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ उत्पाद की अवस्था, अभिकर्मक एवं उत्पाद की अवस्था का मतलब होता है कि कौन से पदार्थ सॉलिड है, कौन से पदार्थ लिक्विड है, कौन से पदार्थ गैस है, कौन से पदार्थ जलीय विलयन है, एक्वस है। यानी अवस्था का मतलब कौन से पदार्थ ठोस, द्रव, गैस इत्यादि अवस्था को दर्शाता है। इसमें एक चीज़ और होता है कि रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकर्मक और उत्पाद यदि दो या दो से अधिक है तो उन दो या दो अभिकर्मक या उत्पादों के बीच
जोड़ का चिन्ह दिया जाता है। तो चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं कि अभिकर्मक, यानी दो अभिकर्मकों दो अभिकर्मकों और दो अभिकर्मकों, दो या दो से अधिक अभिकर्मकों या दो अभिकर्मकों और दो उत्पादों के बीच जोड़ का चिन्ह दिया जाता है। जोड़ का चिन्ह दिया जाता है। 5वां पॉइंट है कि रासायनिक समीकरण जो होता है वह टेम्परेचर को भी बतलाता है, प्रेशर को भी बतलाता है, यानी ताप दाब को भी वह दर्शाती है, दिखलाती है। तो चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं कि रासायनिक समीकरण ताप और दाब को भी दर्शाता है। ताप और दाब को भी दर्शाता है। रासायनिक अभिक्रिया में ऊपर की ओर तीर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को दर्शाता है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को दर्शाता है। चलिए इस पॉइंट को भी लिखते हैं। 6ठी बात, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण सही रहेगा। रासायनिक समीकरण में ऊपर की ओर लिख देने में अच्छा रहेगा। रासायनिक समीकरण में ऊपर की ओर तीर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को दर्शाता है। अब अगला पॉइंट है कि रासायनिक समीकरण में नीचे की ओर तीर ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन को दर्शाती है। तो इस पॉइंट को भी लिखा जाए। रासायनिक या यह नहीं नीचे की ओर तीर यानी इस प्रकार नीचे की ओर तीर ऊष्माशोषी अभिक्रिया को दर्शाता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया को यानी इंडोथर्मिक ऊष्माशोषी अभिक्रिया को हम इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, है ना। नीचे की ओर तीर ऊष्माशोषी अभिक्रिया को दर्शाता है। और अगर एक वाक्य में अगर कहा जाए तो रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को ही दर्शाता है।
रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को ही दर्शाता है। अगर हम इसको एक छोटा सा दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले एग्जाम्पल को अगर हम ले, तो जैसे मान लिया कि चावल, दाल, नमक और पानी को हम जानते हैं कि जब चूल्हे पर चढ़ा करके और जब खिचड़ी बनाते हैं तो खिचड़ी हमारा जो बन गया वह उत्पाद है, और चावल, दाल, नमक, पानी ये अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ है। तो इसको हम अभिकर्मक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, या प्रतिकारक कहते हैं, या रिएक्टेंट के नाम से जाना जाता है। और वो जो बॉयल होकर के जो सॉफ्ट जो खाद्य पदार्थ बना, जिसको हम खिचड़ी कहते हैं, वह हमारा उत्पाद हुआ। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको हम अभिकर्मक कहते हैं, और उस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि जैसे मान लिया कि चावल भात बनाते हैं, तो चावल जो होता है इससे पहले ड्राई होता है, ड्राई चावल को हम बॉयल कर देते हैं। तो बॉयल कर देते हैं, बॉयल करने के बाद जो सॉफ्ट चावल का जो दाना होता है जो हम खाते हैं वह प्रोडक्ट है, उत्पाद है। और वो ड्राई जो चावल था सो वो क्या है, रिएक्टेंट है, अभिकर्मक है, अभिकारक है, प्रतिकारक है, उसी को रिएक्टेंट कहते हैं। तो ये इसको हम एक इस प्रकार के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, और नहीं तो दैनिक जीवन में बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है। तो आगे हम पढ़ेंगे जैसे एक चीज़ कि रासायनिक समीकरण जो होता है वह रासायनिक अभिक्रिया को ही दर्शाता है। और रासायनिक समीकरण के प्रकार, रासायनिक समीकरण जब लिखा जाता है तब देखा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों से मिलकर बनने वाला जो उत्पाद होता है, उत्पाद के प्रत्येक तत्वों की संख्या और अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक तत्वों की संख्या यानी परमाणु संख्या बराबर है कि नहीं है, इस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो चलते हैं, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। जैसे अभी हम एक इक्वेशन लिखे थे, समीकरण लिखे कि यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था जो क्षारीय है। लेकिन जब इसके हम अभिकर्मक के और उत्पाद के प्रत्येक तत्वों को अगर देखते हैं तो इसका परमाणु संख्या समान नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 1 है, उत्पाद में देखिए कि यहाँ भी मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 1 है। चलिए, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या तो बराबर है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 2 है और ये ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 1 है। तो यहाँ पर कहा जाएगा कि जो समीकरण जो दिया हुआ है यह संतुलित समीकरण नहीं है, असंतुलित समीकरण है। और असंतुलित समीकरण का एक और नाम से जाना जाता है कंकाली समीकरण, है ना। यानी हमें तो इस चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो अगला टॉपिक हम ले लेते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको मिटाना पड़ेगा। रासायनिक समीकरण के 2 प्रकार हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक समीकरण के 2 प्रकार हैं, यानी रासायनिक समीकरण के 2 प्रकार हैं। एक है संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी इसको कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और एक होता है दूसरा
असंतुलित 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 रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, यानी इसको कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब हम संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण को बारी बारी से विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप इन टॉपिक को देखिए, पढ़िए, समझिए और एक अच्छा सा नोट्स बनाते जाइए, है कि नहीं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो आज हम यहीं अपना इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।